Today we will discuss the most important reaction mechanism which we study in organic chemistry, that is SN1 and SN2 reaction mechanism. SN1 and SN2 reaction mechanism is not the unique or only reaction that is happening in any organic compound. Along with SN2 and SN1 reaction, some elimination reactions are also continuously proceed in the reaction. So it is very difficult for us to identify either reaction undergo through SN1, SN2 mechanism or it is undergo through elimination reaction, because elimination reaction and SN reaction both compete with each other, and the happening of such reaction depends on so many factors. So in this video we will discuss the different factors and condition to ensure that the reaction undergo through SN or elimination. तो लेट स्टार्ट द वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर SN रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों होते हैं या दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और दोनों रिएक्शन एक दूसरे को compete करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम SN रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें SN रिएक्शन भी दो अलग अलग मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, जिसमें एक को हम SN1 और एक को SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो ये SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या हैं और कौन कौन से फैक्टर इसको इफ़ेक्ट करते हैं, और इन दोनों रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, हम इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले SN1 रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इन SN1 रिएक्शन, SN स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक substitution and 1 stand for unimolecular. Unimolecular means kinetic of the reaction follow the first order mechanism, means the rate of reaction depends on only one of the component which are involved into the reaction. तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन की मैकेनिज़्म को सबसे पहले क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने डिस्कस किया था 1940 के अंदर, और इनके हिसाब से जो SN1 रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसमें जो लीविंग ग्रुप हमारा अटैच रहेगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन के साथ, वो आसानी से यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और इसके एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलेगा, और ये जो स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रे डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हुए हो। तो इसी रिएक्शन की स्टेप को यूज करके हम काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन की रेट आपको लिखनी होगी तो आप रेट लिखोगे कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज़ दिस वन। तो ये केवल एक सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। और इसी यूनिमॉलिक्यूलर के लिए यहाँ पे SN के साथ 1 लिखा गया है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, मीन्स आसानी से इस ग्रुप को एलिमिनेट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मीन्स ऐसा सॉल्वेंट जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट बाइंड रहता है हाइड्रोजन के साथ, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। तो जब ऐसे सभी सॉल्वेंट को आप यूज करते हो रिएक्शन में, तो ये जो लीविंग ग्रुप है मीन्स Br-, इसका आसानी से ये सॉल्वेंट कर देते हैं सॉल्वेशन, और ये सॉल्वेशन जितना ज़्यादा होगा ये Br- जो रिलीज़ हुआ है वो कंज्यूम होता रहेगा, मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा और आपको ज़्यादा अमाउंट में कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ दिखेगा,
जो रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, मीन्स SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को फेवर करता है। और इस तरीके से लीविंग ग्रुप का और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्ट करना, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं सॉल्वोलिसिस। और सॉल्वोलिसिस में क्या होगा कि आपको अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल यूज करके इसको एलिमिनेट नहीं कराना होता। जो आप सॉल्वेंट यूज करते हो वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। मीन्स इसी का एक पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा और दूसरा पार्ट इस Br- को आसानी से सॉल्वेट कर देता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। इस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो स्टेप होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए इस स्टेप को यूज करके हम इसकी मैकेनिज़्म को कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखें तो आपको ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा या फिर शेप होगा वो प्लेनर होगा। मीन्स ऑल द 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन। मीन्स अगर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हम इसके 3 अलग अलग ग्रुप को अरेंज करें तो इसकी जो ग्रुप अरेंजमेंट होगी वो सेम इसी तरीके से होगी। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। मीन्स फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं और बैक साइड से भी कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से फ्रंट साइड से इसका अटैक कराएंगे तो कुछ हमको प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से CH3CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और अगर इसको आप बैक साइड से अटैक करा दो, मीन्स अगर हम इसका अटैक इस तरफ से करा दें तो हमको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH3CH3 और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन और इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है, इसलिए जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसको हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो आपसे पूछता है SN1 और SN2 मैकेनिज़्म में किस में रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, तो आप बोलोगे SN1 मैकेनिज़्म में। लेकिन जो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा फेवर करता है ये, इसलिए हम ओवरऑल रिटेंशन लिख देते हैं SN1 मैकेनिज़्म के अंदर। तो आप रिटेंशन यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज़ होता यहाँ पे दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म है वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बहुत ज़्यादा वीक। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे अभी जब फैक्टर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस इसको आप जानते रहना कि जो रिएक्शन होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होता है और इसको हम यूज करेंगे जब डिफरेंस SN1 और SN2 मैकेनिज़्म का पढ़ेंगे तो उसमें। ठीक है, जब आप SN1 रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देख रहे हो तो उसमें आपको क्लियर पता चल गया कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोकैटायन यहाँ पे हुआ है। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा आप स्टेबल बनाओगे रिएक्शन की रेट उतनी ही फास्ट रहेगी, मीन्स रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फेवर होगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसलिए जो SN1 मैकेनिज़्म होगा उसमें 3 डिग्री रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगा 2 डिग्री के कंपेयर में, और ये 1 डिग्री के कंपेयर में ज़्यादा फेवर करता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, इसको भी अभी हम डिफरेंस में यूज करेंगे। चलिए हम SN2 मैकेनिज़्म पे चलते हैं। जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाला एक रिएक्शन है जिसमें
जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ लीविंग ग्रुप अटैच होगा उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो लीविंग ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता, और जब यहाँ से प्लेस इसको फ्री नहीं मिलता तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द सबस्ट्रेट। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में आपका लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ अटैच होते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है ये शो कर रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होने वाला है। तो जो यहाँ पे इंटरमीडिएट ये मिलता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और आपको पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से फिर क्या करेगा, आसानी से लीविंग ग्रुप को रिलीज़ कर देगा और फिर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस प्रोडक्ट को और इस रिएक्टेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि जिस साइड से लीविंग ग्रुप रिलीज़ हुआ है उसके बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ है। इसका मतलब जो भी ये कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन ये शो करेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं जो कि स्टीरियो आइसोमर इसका होगा वहाँ पे इसका हो जाता है इन्वर्जन। तो जो SN2 मैकेनिज़्म है वो हमेशा इन्वर्जन शो करेगा। और SN2 मैकेनिज़्म के लिए जो न्यूक्लियोफाइल आप यूज करोगे ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई सॉल्वेंट यूज करते हो तो जो सॉल्वेंट आप यूज करोगे SN2 मैकेनिज़्म के लिए वो सॉल्वेंट होना चाहिए एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर आप यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे तो जो रिएक्शन की रेट होगी यहाँ पे स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए आप चाहते हो कि बैक साइड में इसको प्रॉपर प्लेस मिले बाइंड होने के लिए इस कार्बन के साथ। इसलिए जो ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कराते हैं वो जो ग्रुप होगा वो कम से कम बल्कियर होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रिएक्शन द सबस्ट्रेट मस्ट बी अनहिंडर्ड। या सबस्ट्रेट जो होगा अनहिंडर्ड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे छोटे ग्रुप अटैच होने चाहिए। जैसे जैसे आप यहाँ पे ग्रुप की साइज को बढ़ाते जाओगे रिएक्शन की रेट स्लो होती जाएगी। इसलिए अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की रेट के लिए इस सबस्ट्रेट के नेचर को देखें तो अगर यहाँ पे 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करेगा एज़ कंपेयर विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में यहाँ पे जो कार्बन चेन होगा वो ज़्यादा अटैच होगा और ज़्यादा कार्बन की चेन के अटैच होने की वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, और जब हिंड्रेंस बढ़ेगा तो ये बैक साइड से आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन की जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी। तो चलिए अभी हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करते हैं पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर यूज होंगे रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने वाले, उसमें हमारा एक होता है न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, और जिसके ऊपर अटैक करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। और जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा मतलब इसका नेचर है इलेक्ट्रोफाइल का, तो जो सबस्ट्रेट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। और तीसरा यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो इन्हीं 3 फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन किस मैकेनिज़्म को फेवर करता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से।
यानी जिसको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या पढ़ा कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन के लिए जब 3 डिग्री हम यूज करते हैं सबस्ट्रेट, तो वहाँ पे रिएक्शन की रेट हाई होती है। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए जो सबस्ट्रेट होगा वो मोर हिंडर्ड होना चाहिए। जब मोर हिंडर्ड होगा तो SN2 रिएक्शन तो फॉलो हो नहीं पाएगा, इसलिए SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट चलेगा। और मोर हिंडर्ड जब होगा तो फॉलो करेगा ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और जब आप SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए डिस्कस करोगे तो SN2 के लिए यहाँ पे हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, इसलिए जो सबस्ट्रेट होगा वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। और लेस हिंडर्ड जब होगा तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर फॉलो करेगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप जो सबस्ट्रेट है उसको लेते हो 1 डिग्री, तो आपको सीधे लिख देना है कि ये SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। अगर आप लिख देते हो वहाँ पे 3 डिग्री, तो ये हमेशा SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। और अगर आपके पास सबस्ट्रेट है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए ये SN1 को भी फॉलो कर सकता है और SN2 को भी फॉलो कर सकता है। अब किसको फॉलो करेगा उसके लिए आपको दूसरे फैक्टर्स को भी चेक करना पड़ेगा। तो हम चलिए दूसरे फैक्टर्स पे चलते हैं। रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करने वाला जो दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, मीन्स कौन यहाँ पे अटैक कर रहा है इसके ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर अभी हमने इसके पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। न्यूक्लियोफाइल आप जानते रहो कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड कंटेनिंग कोई भी स्पीसीज होंगे या फिर ऐसे स्पीसीज होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो अगर यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रांग होंगे, और चार्ज अगर कम रहेगा तो वो वीक रहेंगे। और जब आप स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो वो हमेशा SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। और जब आप वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो उस कंडीशन में ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो कुछ न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रांग होते हैं, अगर उनका आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसमें आपको मिल जाएगा OH पे नेगेटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, RS पे नेगेटिव चार्ज, N3 माइनस आ जाएगा, CH3O माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं जो कि स्ट्रांग हैं। अब अगर आप इसी के साथ H लगा दो इनके ऊपर तो ये वीक हो जाएंगे। आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी एसिड स्ट्रांग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होता है। तो अगर ये स्ट्रांग नेचर शो कर रहा होगा तो हाइड्रोजन अटैच कराने से इसका कॉन्जुगेट बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा जो कि वीक नेचर शो करेगा। तो हाइड्रोजन अगर हम इस सब में अटैच करा दें तो ये आपका बन जाएगा वाटर, तो ये एक वीक होता है। HCN कर दो ये भी वीक होगा, CH3OH कर दो ये भी वीक होगा, RSH कर दो ये भी वीक होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे जो कि वीक नेचर शो करते हैं। तो कहीं पे भी आपको ऐसे न्यूक्लियोफाइल दिख जाएं और आपका सबस्ट्रेट 2 डिग्री रहे तो हमेशा वो SN2 को फेवर करेगा, और इन सब के प्रेजेंस में वो SN1 को फेवर करेगा। अगर वो 1 डिग्री है तो मोस्टली SN2 ही होगा और 3 डिग्री में SN1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे फैक्टर पे चलते हैं। तो तीसरा फैक्टर जो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म को फेवर करता है वो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। और मैंने आपको बताया है कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो 2 नेचर के होते हैं। उसमें हम एक को बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा वाला होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट H बाइंड रहता है, मीन्स ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन oxygen and nitrogen which is directly bind with the hydrogen is called polar protic solvent। तो polar protic solvent का एग्जाम्पल जैसे देखना हो तो H2O आपको हो जाएगा, ROH हो जाएगा। इस R को अगर आप CH3 रखते हो, मिथाइल एल्कोहल, तो उसको हम MEOH कहते हैं। और अगर इथाइल एल्कोहल कहोगे तो उसको हम ETOH कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा RNH2 या फिर R2NH, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा क्या करता है, SN1 मैकेनिज़्म को फेवर करता है। तो अगर ऐसे सॉल्वेंट आपको दिखेंगे तो आपको लिखना होगा रिएक्शन मैकेनिज़्म SN1। और अगर वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ जिसमें जो O और N होगा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं रहेगा डायरेक्टली, उसको हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट कह देते हैं। जिसका अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे हमारे पास है CH3CN, CH3SOCH3, CH3NO2। इसके अलावा हमारा है एसीटोन, एसीटोन मतलब CH3COCH3। इसके अलावा है DMSO, इसके अलावा है DMF और एसीटोन नाइट्राइल। ये सब सॉल्वेंट कैसे होंगे, ए प्रोटिक। और जब ए प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे तो किसको फेवर करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म को। तो फिर ये SN2 मैकेनिज़्म को फेवर करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज़्म को। ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं SN1 और SN2 का। तो पहला डिफरेंस, ये जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट होगा 2 स्टेप में। और ये वाला कंप्लीट होगा सिंगल स्टेप में। सेकेंड पॉइंट, ये जो ऑर्डर फॉलो करता है उसका ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। इसलिए जो आप रेट लिखते हो वो लिखोगे रेट इक्वल टू कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली, मीन्स RX। यहाँ पे लिखोगे ये सेकेंड ऑर्डर होता है। और जब सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे आप रेट लिखोगे रेट इक्वल टू कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आपको मिलता है वो कार्बोकैटायन मिलता है। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। और यहाँ पे जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। चौथा, सबस्ट्रेट के बेस पे जो ऑर्डर फॉलो करेगा उसमें ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और यहाँ पे सबस्ट्रेट के बेस पे जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हम सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे देखें तो जो SN1 मैकेनिज़्म होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर फेवर होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज होगा वो होगा पोलर प्रोटिक। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज होता है वो कैसा होता है, पोलर ए प्रोटिक। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के नेचर के बेस पे देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये जो रिएक्शन होगा फेवर होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल।
अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इसके अलावा SN1 मैकेनिज़्म में मैंने आपको बताया था कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो फॉर्म होगा, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म। यहाँ पे कोई रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलता, आप लिखोगे नो रेसमिक मिक्सचर विल प्रोड्यूस। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस हो गए जो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म शो करते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखे गए हैं जिनका हमको मैकेनिज़्म बताना है कि किस मैकेनिज़्म को फेवर करेगा। तो मैकेनिज़्म के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब सबस्ट्रेट आपको 1 डिग्री दिख जाए तो आप सीधे इसको SN2, और 3 डिग्री दिखता है तो इसको SN1 लिखो, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। जहाँ पे आपको 2 डिग्री दिखेगा उसके लिए आपको सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल को चेक करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में इसमें सॉल्वेंट हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन तो जो सबस्ट्रेट है वो 1 डिग्री है। ये हमेशा इसलिए SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। ठीक है। ये दूसरा 2 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन मैकेनिज़्म को फॉलो कर सकता है। तब इसका जो बिहेव होगा वो यहाँ पे सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों आप देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज़्म को फेवर करवाएगा। ठीक है। ये भी 2 डिग्री है, और लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए ये SN1 मैकेनिज़्म को फेवर करेगा। ये 3 डिग्री है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। 3 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म को फेवर करेगा। सेम ऐसे अगला हम देख लें तो ये भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आप देख लो एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए SN2 मैकेनिज़्म को फेवर करेगा। ये वाला 3 डिग्री आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 3 डिग्री है तो SN1। सेम ऐसे जो सातवां है वो 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है लेकिन जो सॉल्वेंट है एप्रोटिक है, एप्रोटिक हो गया तो SN2। ये 2 डिग्री है लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है ये एप्रोटिक है, इसलिए ये भी हो जाएगा SN2। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए बता सकते हो कि रिएक्शन किस मैकेनिज़्म को फॉलो करेगा। चलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को देखिए, और आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट्स में अपना डिटेल ज़रूर बताइए, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स उस पर सेंड किए जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।